Thank you, everyone. ठीक तो हो गया। थैंक यू। अभी आपने कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, कंपोजिशन स्कीम और टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। जितने भी नए प्रोफेशनल्स यहाँ पर बैठे हैं उनके लिए एक अच्छा टॉपिक है ये रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। इसके अंदर हम सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 28 तक को हम कंसीडर करेंगे। किन किन को जीएसटी लेना जरूरी है, कौन एग्जेम्प्ट हैं और किन के लिए जीएसटी कंपलसरी है। एक एक चीज को हम पॉइंट वाइज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जीएसटी 2017 में आया था। 8 साल, आज 9 साल हो चुके हैं। 8 साल हो चुके हैं जीएसटी आए हुए, 9वां साल हो जाएगा अभी भी जीएसटी के अंदर काफी जो कंप्लायंसेज हैं वो काफी डिफिकल्ट हैं। उसकी वजह से जो छोटे हमारे व्यापारी हैं, चाहे वो हमारे खारी बावली से रिलेटेड है, चाहे करोल बाग में है, जो छोटे छोटे व्यापारी कहीं कर भी हों, वो खासकर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि वो जीएसटी से नहीं डरते, वो कंप्लायंस से डरते हैं। कंप्लायंस क्योंकि बहुत ज्यादा है, रिटर्न फाइलिंग करना के जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जीएसटी रजिस्ट्रेशन ना लेना अपने आप में कोई समझदारी वाली बात नहीं है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं लेते तो आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते। आपकी टर्नओवर क्या रहेगी? 40 लाख से नीचे। अगर आप 40 लाख से ऊपर कर लेते हो तो आप टैक्सेबल पर्सन तो बन गए। आप रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे तो ना लेने के क्या ड्रॉबैक क्या है? आपको पेनल्टी, इंटरेस्ट, कभी भी सर्च हो सकती है। तो इन चीजों से बचने के लिए हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है और हमें अपने क्लाइंटों को भी यही सलाह देनी चाहिए कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन ना लेना कोई बेनिफिट का काम नहीं है, नुकसानदायक है वो। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हम इससे पहले कि सेक्शन 22, 23, 24 को पढ़ें, मैं आपको कुछ डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगा जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन या आपकी आम भाषा में जरूरत पड़ेंगी। जिसमें सबसे पहले है टैक्सेबल पर्सन। सेक्शन 2 सबसेक्शन 107 को अगर हम पढ़ें तो टैक्सेबल पर्सन मींस ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड। लायबल टू बी रजिस्टर्ड का मतलब क्या है कि आपकी टर्नओवर 40 लाख से ऊपर हो चुकी है लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं बने लेकिन आप टैक्सेबल तो बन गए। मींस अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो आपको जो पेनल्टीज ना रजिस्ट्रेशन कराने की है वो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको भुगतने पड़ेंगे। दूसरा, आपने कोई इंटरस्टेट से सेल कर दी, आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के अंडर आ गए तो भी अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया आप टैक्सेबल पर्सन आप बन गए। तो टैक्सेबल पर्सन और रजिस्टर्ड पर्सन में ये फर्क है कि आप रजिस्टर्ड हो या लायबल टू बी रजिस्टर्ड हो। टैक्सेबल सप्लाई सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन जो भी है सेक्शन 2 के अंदर बताई गई है। उसके क्लॉज 108 में टैक्सेबल सप्लाई को डिफाइन किया गया है। टैक्सेबल सप्लाई मींस अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ व्हिच इज लायबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर जिस आइटम के ऊपर टैक्स लगता है उसको हम टैक्सेबल सप्लाई बोलते हैं। टैक्सेबल टेरिटरी बोलते हैं कि जिस इस टेरिटरी के ऊपर ये एक्ट लागू होता है, ये एक्ट हमारे पूरे इंडिया के ऊपर लागू होता है तो टैक्सेबल टेरिटरी पूरा ऑल ओवर द इंडिया हो गया। टर्नओवर इन द स्टेट। टर्नओवर इन द स्टेट का मतलब है टर्नओवर इन द स्टेट मींस और यूनियन टेरिटरी मींस आप स्टेट में काम कर रहे हो या किसी यूनियन टेरिटरी में काम कर रहे हो। मींस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच रिवर्स चार्ज इज पेबल। जो आरसीएम की सप्लाई अलग होती है, जो आप रिसिपिएंट के रूप में देते हो वो आपकी टर्नओवर का पार्ट नहीं बनते। तो टैक्सेबल सप्लाई प्लस
exempt supply, export of goods or services are both, and interstate supply of goods or services are both made from the state or union territory जहां पर भी आप काम कर रहे हो। तो उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर आप जो भी सेल करते हो, चाहे वो आपकी टैक्सेबल है, एग्जम्प्टेड है, या आपकी एक्सपोर्ट है या इंटरस्टेट सप्लाई है, वो आपकी टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी मानी जाएगी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 112 के अंदर ये डिफाइन किया गया है। आगे डेफिनेशन कहीं आगे चलेंगे। एग्जम्प्ट सप्लाई सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 के अंदर डिफाइन की गई है। Exempt supply means supply of any goods or services or both which attract nil rate, या तो उसके ऊपर जीरो रेट का टैक्स है या वो exempted है और may be wholly exempt from the tax under section 11 और अंडर सेक्शन 6 ऑफ द इंटीग्रेटेड टैक्स। IGST एक्ट अलग है, उन दोनों के अंदर अगर कोई एग्जम्प्ट सप्लाई है तो उसको एग्जम्प्ट सप्लाई, या जिसके ऊपर 0% का टैक्स है वो आपकी एग्जम्प्ट सप्लाई के अंदर आएगी। नॉन टैक्सेबल सप्लाई की बात करें तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 79 के अंदर डिफाइन किया गया है, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, जैसे हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है या हमारी लिक्वर के ऊपर अभी GST एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट कैजुअल टर्म, ये सारी टर्म्स जो मैं आपको बता रहा हूँ आपके रजिस्ट्रेशन के जब हम पढ़ेंगे प्रोसेस से सारे के सारी टर्म्स वहां पर यूज होंगे। Casual taxable person means a person who occasionally undertakes transaction involving supply of goods or services or both in the course of or furtherance of the business, whether as principal or agent। कई बार आप देखते हैं कि यहाँ प्रगति विहार में काफी एग्जीबिशंस लगती हैं, तो किसी भी स्टेट से आके या दिल्ली वाला बंदा जब यहाँ पर एग्जीबिशन लगाता है और वो यहाँ पर उसको सेल करनी है तो उसको एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बन जाता है उसके लिए, तो उसको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी अलग है, वो आगे चल के आपको मैं बताऊंगा। रिवर्स चार्ज हमने पढ़ा, अभी मैंने बोला था रिवर्स चार्ज सेक्शन 2 सबसेक्शन 98 के अंदर डिफाइन किया गया है। रिवर्स चार्ज मींस द लायबिलिटी टू पे टैक्स बाय द रिसिपिएंट। यहाँ पर आपको सप्लायर को टैक्स नहीं देना होता, किसको देना होता है? रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जिसको जो रिसिपिएंट होता है, और सर्विसेज आर बोथ इंस्टेड ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स। सप्लायर को ना टैक्स देके सेक्शन 9 और बहुत अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर उसको टैक्स देना होता है रिसिपिएंट को। अब हम आते हैं इन डेफिनेशंस के बाद कि पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, किसको जरूरी है टैक्स रजिस्ट्रेशन कराना? एवरी सप्लायर। तो सप्लायर की डेफिनेशन में चाहे वो गुड सप्लाई करता है या वो सर्विसेज की सप्लाई करता है, उसको रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। किस स्टेट में? जिस स्टेट में वो काम कर रहा है, या इन यूनियन टेरिटरी, जिस यूनियन टेरिटरी के अंदर वो अपना बिजनेस कर रहा है। अदर देन स्पेशल कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरी आगे चल के बताऊंगा कि कौन कौन सी स्टेट्स ऐसी हैं जो स्पेशल कैटेगरी में आती हैं। फ्रॉम वेयर ही मेक्स ए टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर भी मैं अभी आपको नीचे बताऊंगा कि एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन है क्या। इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 20 लाख रुपीज। अभी आपको कहोगे कि मैंने अभी 40 लाख बोला था, लेकिन अब यहाँ पे एक्ट के अंदर 20 लाख रुपीज लिखा हुआ है। एक्ट के अंदर आज भी 20 लाख लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि सरकार ने अमेंडमेंट के थ्रू इसकी, क्योंकि उनको पावर थी 40 लाख तक बढ़ाने की, तो उन्होंने पावर 40 लाख तक वो बढ़ा दी है, पर एक्ट के अंदर आज भी वो डेफिनेशन 20 लाख की है। अगर वो स्पेशल कैटेगरी में नहीं है, किसी दूसरी स्टेट में काम कर रहा है, जो अमेंडमेंट आगे पढ़ेंगे कि 40 लाख की उसकी लिमिट हो गई है, 40 लाख तक अगर आपकी 40 लाख से क्रॉस आपकी टर्नओवर हो जाती है एग्रीगेट टर्नओवर, तो आप लायबल हो जाते हो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने से। एग्रीगेट टर्नओवर फॉर दिस सेक्शन, मैं एक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, एग्रीगेट टर्नओवर फॉर दिस सेक्शन मीन सेक्शन 22 के लिए शेल इंक्लूड ऑल सप्लाईज मेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। मींस अगर आप रजिस्ट्रेशन किसी स्टेट में ले रहे हो तो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर उस स्टेट के लिए, इस सेक्शन के लिए क्या बन जाएगी? बाय द टैक्सेबल पर्सन वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट आर मेड ऑन हिज प्रिंसिपल। अगर वो एजेंट के रूप में काम कर रहा है तो उसके प्रिंसिपल की सप्लाई भी उसके अंदर ऐड हो जाएगी। अब आते हैं एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन। सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 के अंदर एग्रीगेट टर्नओवर को डिफाइन किया गया है। एग्रीगेट टर्नओवर मींस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, जितनी भी वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग द वैल्यू, अगेन जो आरसीएम जिसके ऊपर वो पे कर रहा है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी, प्लस
exempt supply, export of goods or services are both, and interstate supplies of persons having the same permanent account number. अगर मेरा दिल्ली के अंदर भी बिजनेस है, सेम पैन पे मेरा गुड़गांव के अंदर भी पैन है, नोएडा के अंदर भी मेरा बिजनेस है, तो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर तीनों को मिला के वो मानी जाएगी, एक को मिलाकर नहीं मानी जाएगी. इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ एवरी स्टेट having the same permanent account number to be computed on all India basis. जहां जहां पर भी वो बिजनेस कर रहा है उसको सभी की टर्नओवर को वो ऐड किया जाएगा. बट एक्सक्लूड्स, क्या क्या इसके अंदर से एक्सक्लूड करोगे आप? सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स और इंटीग्रेटेड टैक्स. मींस आपको जो एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर टैक्सेज कौन से? सिर्फ जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी को छोड़ना है, बाकी किसी चीज को आपने नहीं छोड़ना. हर चीज को आपको एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर लेना है. Provided that where such person makes taxable supply of goods or services are both from any of the special category. अब बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी की. तो उसके लिए जो स्टार्टिंग में जो टर्नओवर लिमिट रखी गई थी वो 20 लाख की बजाय 10 लाख रखी गई थी, जो कि आगे चल के 20 लाख उसकी हो गई है और बाकियों के लिए 40 लाख हुई है. नेक्स्ट आते हैं प्रोवाइडेड फर्दर. आगे प्रोवाइडेड प्रोविजन में क्या लिख रहा है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट द गवर्नमेंट में एट द रिक्वेस्ट ऑफ द स्पेशल कैटेगरी एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल्स. क्योंकि आपको मालूम है जीएसटी के जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो जीएसटी काउंसिल के मीटिंग के बेस पे लिए जाते हैं. जब तक जीएसटी काउंसिल उसको अप्रूव नहीं करती तब तक कोई भी डिसीजन वो नहीं लिया जाता. तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल एंड हेंस द एग्रीगेट टर्नओवर. तो एग्रीगेट टर्नओवर जो मैंने आपको बताया कि 20 लाख को 40 लाख किया, तो वो बढ़ा सकती है. स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन कौन सी हैं? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अंडर आर्टिकल 279A सब आर्टिकल 4 क्लॉज जी में बताया गया है. अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, ये हमारी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं. अगर यहाँ इन स्टेट्स में आप कोई बिजनेस करते हो तो आपकी आज की डेट में एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है. गुड्स के केस में, सर्विस के केस में नहीं, आगे बताऊंगा. गुड्स के केस में 20 लाख की है तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लायबल हो जाते हो, और अदरवाइज दूसरी स्टेट्स में 40 लाख, गुड्स के केस में 40 लाख आपकी टर्नओवर हो जाती है एग्रीगेट, तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लायबल हो जाते हो. नेक्स्ट प्रोविजन प्रोवाइडेड आल्सो दैट द गवर्नमेंट मे एट द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल एनहांस द एग्रीगेट टर्नओवर फ्रॉम 20 लाख टू 40 लाख. जो मैंने आपको बता दिया कि अदर स्टेट्स 40 लाख, और ये नोटिफिकेशन है जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने 20 लाख से 40 लाख की लिमिट की थी. नोटिफिकेशन नंबर है 10/2019. तो 1 अप्रैल 2019 से ये एप्लीकेशन एप्लीकेबल हुआ था. 1 अप्रैल 19 से पहले 20 लाख और 10 लाख की लिमिट हुआ करती थी गुड्स के केस में और सर्विस के केस में भी. और गुड्स के केस में इस नोटिफिकेशन के थ्रू उन्होंने 20 लाख और 40 लाख की लिमिट की है ओनली फॉर द गुड्स. यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लूसिवली इन द सप्लाई ऑफ गुड्स. तो सर्विसेज के केस में आज भी वो एग्रीगेट टर्नओवर आपकी 20 लाख और 10 लाख है, ना कि 20 लाख और 40 लाख है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप आप सर्विसेज में डील कर रहे हैं तो आपकी लिमिट 20 लाख है. 20 लाख क्रॉस करते ही आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है. जैसे आपकी कोई और इनकम नहीं है, मतलब टर्नओवर नहीं है, जैसे हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं या सिर्फ उनकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, अगर उनका रेंटल इनकम है तो 20 लाख से ऊपर अगर उनका रेंट आता है तो उनको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है कमर्शियल के केस में. ये नोटिफिकेशन किस किस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? पर्सन रिक्वायर्ड टू टेक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन. 24 सेक्शन हम पढ़ेंगे कि किन किन को जरूरी है. तो अगर किसी 24 सेक्शन के अंदर कोई किसी को कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन लेना तो ये नोटिफिकेशन उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. दूसरा किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? पर्सन एंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग गुड्स. किन किन गुड्स के अंदर? आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर कंटेनिंग कोका, पान मसाला, टोबैको, फ्लाई ऐश, ब्रिक ऑफ फॉसिल मील्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन और रूटिंग टाइल्स. इन आइटम में अगर आप डील कर रहे हो तो ये नोटिफिकेशन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. तब आपकी टर्नओवर 20 लाख और 10 लाख की भी रहेगी.
पर्सन एंगेज इन मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाई इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि वहां पे 10 लाख की है, तो यहाँ पर भी आपको 39 लाख की है अदर स्टेट के लिए। पर्सन एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 25 ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन हु इंटेंड टू कंटिन्यू विद द रजिस्ट्रेशन अंडर द सेड एक्ट। सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 को मैं आगे जाके आपको डिस्कस करूंगा कि उनके ऊपर भी ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं है। अब आते हैं सेक्शन 22 में कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला है कि वेयर ए बिजनेस कैरीड ऑन बाय ए टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इज ट्रांसफर्ड वेदर ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन और अदरवाइज टू अनदर पर्सन एज ए गोइंग कंसर्न। अगर आप अपना पूरा का पूरा बिजनेस किसी को ट्रांसफर करते हो सक्सेशन में, या किसी की डेथ हो गई जैसे तो अपने बेटे को या जैसे उसको, या कि अदरवाइज किसी भी तरीके से आप अगर बिजनेस पूरा का पूरा ट्रांसफर करते हो, द ट्रांसफरी जो जिसको ट्रांसफर कर रहे हो ट्रांसफरी और द सक्सेसर एज द केस में बी शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड। उसको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी हो जाएगा उसी डेट से जिस डेट को बिजनेस उसको ट्रांसफर करेंगे, विद अफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर, उसी डेट से आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। नॉट वे स्टैंडिंग, सेकंड क्या है, एक और मेन इशू है, नॉट वे स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 in the a case transfer pursuant to a section of a scheme of arrangement। कई बार होता है कि दो कंपनी आपस में मिल जाती हैं, एमएलगेमेशन होती हैं या मर्जर होता है। जिस डेट को वो एमएलगेमेशन होता है, जिस डेट को उसको नई कंपनी बनती है, एमएलगेमेटिंग कंपनी जिसको बोलते हैं, वो कंपनी बनती है और उसको रजिस्ट्रार का सर्टिफिकेट मिल जाता है, उस डेट को उस नई कंपनी को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन लेना है उसको रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि वो लायबल हो जाता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है द सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क। अब मैंने किसी के लिए जॉब वर्क किया और उसको जब सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन मैंने आगे उसको सप्लाई कर दिया, बाय ए रजिस्टर्ड जॉब वर्कर शैल बी ट्रीटेड एज द सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द प्रिंसिपल। वो मेरी सप्लाई नहीं मानी जाएगी, वो प्रिंसिपल की सप्लाई मानी जाएगी जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं। नेक्स्ट आता है एग्रीगेट टर्नओवर टू बी इंक्लूडेड ऑन ऑल इंडिया पैन बेसिस। ये मैंने आपको पहले बता भी दिया है कि पूरी स्टेट इंडिया के अंदर जहां जहां आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, सेम पैन के ऊपर उस पैन पे जितनी आपकी टर्नओवर हो रही है सबको मिला के आपको एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन करनी है। एक और इशू है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन ए पर्सन शैल बी कंसीडर्ड टू बी एंगेज्ड एक्सक्लूसिव इन द सप्लाई ऑफ गुड्स even if he is engaged in exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is foreseen in by way of interest। अब मैं डील कर रहा हूँ गुड्स के अंदर, गुड्स के अलावा मेरी क्या है, इंटरेस्ट इनकम है, चाहे मैंने किसी को पर्सनल लोन दे रखा है, क्या किसी मेरी एफडी करा रखी है मैंने, या मैंने कोई पीपीएफ है उसका कोई मेरे पास इंटरेस्ट आता है, तो मैं उस केस में गुड्स में डील मेरे को ये माना जाएगा कि मैं गुड्स में डील कर रहा हूं और सर्विसेज में डील नहीं कर रहा, तो मेरी टर्नओवर वहां पर 40 लाख की मानी जाएगी। नाउ द क्वेश्चन अराइज, क्या क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जब मेरी 40 लाख की टर्नओवर गिनेंगे तो क्या उसके अंदर ये इंटरेस्ट इनकम ऐड होगी? ये बड़ा सवाल है। कई कुछ कहते हैं कि होगा, कुछ कहते हैं नहीं होगी। क्यों? इसके लिए हमें डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर देखनी पड़ेगी, सप्लाई की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, क्या ये सप्लाई है या नहीं है। अगर हम बात करें गुजरात एएआर की, हमारे सर तो एएआर के किसी भी डिसीजन को नहीं मानते, लेकिन अब डिसीजन है तो मैं आपको बता रहा हूं। गुजरात हाई कोर्ट ने क्या बोला, गुजरात एएआर ने क्या बोला, द अथॉरिटी ऑब्जर्व्ड दैट सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 the term aggregate turnover includes the aggregate value of all taxable supply and exempt supply। उन्होंने क्या माना कि जब एग्रीगेट टर्नओवर में exempt supply लिखा हुआ है और इंटरेस्ट क्या है, आपकी exempt supply है, तो इंटरेस्ट को आपको इसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए। ये गुजरात एएआर का डिसीजन था, मेरा डिसीजन नहीं है। उसके बाद कर्नाटका एएआर में भी सेम केस गया, उसमें काफी और भी इश्यूज थे। एक बंदा था, उसके पार्टनर से सैलरी पार्टनरशिप फर्म पे काम करता था, पार्टनर था, उसकी सैलरी
सैलरी थी, पीपीएफ का इंटरेस्ट था, लोन्स एंड एडवांसेस, काफी कुछ उन्होंने। कर्नाटका हाई कोर्ट एक स्टेप फॉरवर्ड और चला गया। उन्होंने कहा कि एग्जम्प्ट सप्लाई जो इंटरेस्ट है वो तो है, इसके अंदर एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड नहीं होगा, लेकिन जो उन्होंने लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं दैट इज द सप्लाई, और उन्होंने उसको एडिशन कर दिया कि उसको एग्रीगेट टर्नओवर में आप ऐड करोगे। तो ये कर्नाटका एएआर का डिसीजन था। गलत है, सही है, वो क्योंकि गवर्नमेंट रेवेन्यू प्रो होते हैं तो गवर्नमेंट के बारे में उनके कर्नाटका एएआर के जो मैंने ऑर्डर पढ़ा है 4 5 6 9 पेज का ये ऑर्डर था। पैरा नंबर 7.5 में उन्होंने क्या लिखा है, इट कुड बी सीन फ्रॉम द अबव दैट एग्रीगेट टर्नओवर इज सम ऑफ डिफरेंट सप्लाईज, देयरफॉर एनी इनकम टू बी इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर नीड टू बी रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शन दैट अमाउंट्स टू सप्लाई इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 7 सबसेक्शन ए क्लोज ए। क्योंकि सेक्शन 7 क्या कहती है, हमें यहाँ पर जीएसटी के अंदर सप्लाई की कहीं पर डेफिनेशन नहीं है, सेक्शन 7 सिर्फ बताती है स्कोप ऑफ सप्लाई। तो वो कह रहा है कि सेक्शन 7 में इंटरेस्ट जो है वो कवर नहीं करता। सेक्शन 7 सबसेक्शन ए ऑफ द सीजीएसटी स्टिपुलेट्स दैट एनी ट्रांजैक्शन मस्ट कंसिस्ट द फॉलोइंग 3 कंपोनेंट। कौन से कंपोनेंट? टू क्वालिफाई एज सप्लाई द ट्रांजैक्शन मस्ट इन्वॉल्व ए सप्लाई, सबसे पहले एग्रीगेट टर्नओवर में आने के लिए उसको सप्लाई होना जरूरी है। ऑफ गुड्स आर सर्विसेज आर बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, जो भी सप्लाई के होते हैं उसके डेफिनेशन में आना चाहिए। ट्रांजैक्शन मस्ट बी फॉर द कंसिडरेशन बाय ए पर्सन, तो कंसिडरेशन आना चाहिए सप्लाई का। थर्ड, द ट्रांजैक्शन मस्ट बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो जो ट्रांजैक्शन होनी चाहिए वो तो बिजनेस के लिए होनी चाहिए या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये स्कोप ऑफ सप्लाई सेक्शन 7 के अंदर वो बताया गया है। तो therefore we consider different types of source of income, उन्होंने काफी इनकम थी उसके अंदर, मैंने सिर्फ इंटरेस्ट की निकाली है। पैरा नंबर 7.6 में उन्होंने इंटरेस्ट इनकम के बारे में बताया था। द एप्लीकेंट इज इन रिसीप्ट ऑफ इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्स एज मेंशन्ड एट पैरा 2 अंडर सी डी ई, जो इसके अंदर थी वो काफी सारी इनकम थी उसकी। All these interest incomes are out of the deposits, loans are extended by the applicant. The services by way of standing deposits, loan or advances, in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, other than interest involved in credit card services, falling under section SAC 9971, मतलब जो सर्विस कोड था उसका क्रेडिट कार्ड सर्विस का, और exempted under article and entry number 27। एक नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, उसके अंदर उन्होंने बताया था क्या क्या चीजें एग्जम्प्ट हैं, और उसकी एंट्री नंबर 27 ए में बताया गया था कि ये इंटरेस्ट वगैरह आपका एग्जम्प्ट है। Thus the interest earned by the applicant out of these deposits, loans, advances extended amount to the consideration and is exempted by virtue of, तो क्योंकि उस नोटिफिकेशन के थ्रू उन्होंने उसको एग्जम्प्ट मान लिया। आगे वो क्या कहते हैं, therefore in the instant case extending the deposits, loans, advances by the applicant is nothing but exempted, क्योंकि जो इंटरेस्ट था वो एग्जेम्प्टेड था। एंड एक्चुअल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, अब वो क्या कह रहे हैं, एक्चुअल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स, लोन, एडवांसेस बिकम द वैल्यू ऑफ द सर्विस। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि जो उसने लोन दिया वो सर्विस होगी उसकी, और वो हमने एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड कर दिया। वो गुजरात से भी एक कदम आगे चले गए, उन्होंने इंटरेस्ट को तो हटा दिया कि वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन लोन्स उन्होंने सर्विस माना और लोन्स को उन्होंने ऐड कर दिया। माय व्यू, ये मैंने अपना व्यू है, मेरे व्यू से सर कितना एग्री करते हैं वो भी अगले 1.5 घंटे में आपको बताएंगे। माय व्यू इज डिफरेंट इन फ्रॉम दिस ऑर्डर पास्ड बाय द गुजरात एएआर और द कर्नाटका एएआर। मेरा मानना ये है कि वी नो दैट एग्रीगेट टर्नओवर एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 मींस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज एंड एग्जम्प्ट सप्लाईज। आगे एग्जम्प्ट सप्लाई क्या कहती है, सप्लाई ऑफ एनी गुड्स सर्विसेज आर बोथ व्हिच अटेक्ट नील रेट, जो मैंने आपको पहले डेफिनेशन में बताई थी। नॉन टैक्सेबल्स की भी डेफिनेशन मैंने आपको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, पहले आपको बताइए। अब हम चलते हैं, वेदर द सप्लाई इज टैक्सेबल सप्लाई और एग्जम्प्ट सप्लाई, देयर मस्ट बी ए सप्लाई। पहले सप्लाई तो हो, सप्लाई होगी तभी तो उसको टैक्सेबल या एग्जम्प्ट सप्लाई कहोगे। सेक्शन 7 को अगर हम इससे रिलेट करें, जो कि बताती है स्कोप ऑफ सप्लाई, वो ये कहती है फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट द एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड्स
All forms of supply of goods or services are both such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of the business. कोई भी ऐसी सर्विसेज या जो मैं बिजनेस के लिए कर रहा हूँ या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए मैं कर रहा हूँ वो सप्लाई की कैटेगरी में आएंगी. So to qualify as supply, the activities must be a supply, must come under section 7 subsection 1. और मेरा ये मानना है कि इंटरेस्ट ना तो सप्लाई है, ना ही वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है. तो ये एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड नहीं होने चाहिए. सर का रूल क्या है हम अभी लेंगे. ये तो था सेक्शन 22 कि किसको लायबल है रजिस्ट्रेशन. एनीबॉडी कोई क्वेश्चन? तो अब लेते हैं सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन. किस किस को रजिस्ट्रेशन जरूरी है. यहां अगर हम पढ़ें तो डेफिनेशन स्टार्ट कहां से होती है. नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 22. सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 मैंने बताया क्या कह रही थी. किसी की टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख या 40 लाख जो भी अब लिमिट है उससे ऊपर होती है. यहां क्या कह रहा है. मैं उस बात को नहीं मानता. फॉलोइंग पर्संस को ये डेफिनेशन लेना रजिस्ट्रेशन जरूरी है. किसको जरूरी है. पर्सन मेकिंग एनी इंटरस्टेट सप्लाई. जो इंटरस्टेट सप्लाई करेगा उसने 1 रुपए की भी अगर इंटरस्टेट सप्लाई कर दी तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य हो जाएगा. उसके लिए 20 लाख 10 लाख 40 लाख की लिमिट कई मायने नहीं रखती. तो ये आप ध्यान रखना. अपने क्लाइंटों को आपको ध्यान रखना है कि अगर वो इंटरस्टेट सप्लाई कर देते हैं और विदाउट रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनको उसी दिन से रजिस्ट्रेशन उनका करवा दीजिएगा. नहीं तो आगे चल के काफी उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे. अब एक नोटिफिकेशन इन्होंने इशू किया 10/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स डेटेड 13 अक्टूबर 2017 को. वो कहता है कि ये पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई पे तो ठीक है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, लेकिन किन को एक्सेप्शन दी गई है कि वो इंटरस्टेट सप्लाई कर देते हैं तो वो उनको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है. पहला कौन है. पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज ओनली. टैक्सेबल सर्विसेज नॉट गुड्स. सर्विसेज ओनली एंड हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन 20 लाख इन ए फाइनेंशियल ईयर और 10 लाख इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट मणिपुर वगैरह और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम. अगर उस स्टेट से रिलेटेड कोई है तो उनको ये एग्जेम्पशन दी गई है. नोटिफिकेशन नंबर 3/2018. ये नोटिफिकेशन क्या कहता है. इसकी भी थोड़ी एक्सेप्शन देता है. ये पर्संस मेकिंग इंटरस्टेड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स. हैंडीक्राफ्ट गुड्स में अगर कोई डील कर रहा है एज डिफाइंड इन द एक्सप्लेनेशन इन नोटिफिकेशन नंबर 21/2018. 21/2018 में कोई नोटिफिकेशन नंबर 21 एक आया था. उसमें हैंडीक्राफ्ट गुड्स के बारे में बताया गया था. अगर कोई हैंडीक्राफ्ट गुड्स में कोई डील करता है, हैंडीक्राफ्ट कैंडल्स हैं, क्रेव्ड वुड प्रोडक्ट्स हैं, वुडन फ्रेम है फॉर पेंटिंग और किसी भी पर्पस के लिए, मेकिंग persons making interstate taxable supply of the product when made by the craftsman predominantly by hand even though some machinery may also be used. चाहे उसके लिए थोड़ी मशीनरी भी यूज हो गई हो तो इनको भी इंटरस्टेट सप्लाई अगर वो करते हैं तो रजिस्ट्रेशन अगर नहीं भी लेते तो वो इनको एक्सेप्शन दी गई है. आगे चल के किसी को जरूरी है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन. एक हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भी आपको कंपलसरी है अगर कोई कहीं पर जाकर एग्जीबिशन में सेल परचेज करता है तो उसको पहले रजिस्ट्रेशन लेना है. अब रजिस्ट्रेशन आपको कब लेना है. 30 दिन के अंदर. जब आपकी 10 लाख 40 लाख की टर्नओवर आपकी हो जाती है तो उसके 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है. लेकिन कैजुअल टैक्सेबल के पर्सन के केस में आपको जिस डेट को आपको वो वहाँ पे एग्जीबिशन या वो जो लगानी है उसके 5 दिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी होता है. अदरवाइज आप वहाँ पर सेल परचेज नहीं कर सकते. उसके और भी काफ़ी रूल्स हैं कि उसमें आपको एडवांस टैक्स भी देना पड़ता है. और वो जो कैजुअल टैक्सेबल से रिलेटेड आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 90 दिन के लिए आपको सर्टिफिकेट मिलता है. और 90 दिन आपको लगता है कि अगर 90 दिन के अंदर आपकी वो एग्जीबिशन नहीं खत्म होती, आगे चलनी है, तो वो आपको दोबारा एप्लीकेशन लगानी पड़ती है और वो 90 दिन के लिए आपको और बढ़ा सकता है सब्जेक्ट टू कि आपको और कैलकुलेशन करके आपको एडवांस टैक्स वो जमा कराना पड़ेगा. और किसको कंपलसरी है. पर्संस हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज. बार बार हम रिवर्स चार्ज पढ़ रहे थे कि रेसिपिएंट के बेस पे. अगर मुझे रेसिपिएंट के बेस पे कोई टैक्स देना है
सपोज करो कि मैं मेरी टर्नओवर है 20-25 लाख रुपए, मैंने किसी एडवोकेट को फीस दी है, तो मेरे को उसके ऊपर आरसीएम पे करना है। अगर मेरे को आरसीएम पे करना है तो मेरी टर्नओवर तो 20 लाख है, लेकिन मेरे को उस पर्पस के लिए रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर who is required to collect tax at source under section 52, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है उनको भी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस, उनको भी जरूरी है। एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन मनी गेमिंग फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया टू ए पर्सन इन इंडिया, अगर इंडिया के अंदर वो किसी को कोई मनी गेमिंग के थ्रू वो कोई सप्लाई करते हैं तो उनको भी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। उसके लिए कोई 20 या 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। सच अदर पर्संस और क्लास ऑफ पर्संस एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, अगर काउंसिल इनके अलावा भी किसी को कंपलसरी करना चाहती है तो वो कंपलसरी कर सकती है। जीएसटी काउंसिल ने एक चीज गवर्नमेंट ने अपने पास रखी है, कभी भी कहीं किसी को इंक्लूड भी कर सकती है, कहीं किसी डेफिनेशन से किसी को एक्सक्लूड भी कर सकती है, वो उसने पावर अपने पास रखी हुई है। अब आते हैं सेक्शन 23। पहले मैंने 24 बताया कि कौन से कंपलसरी, किनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। अब हम बात करेंगे किनको एग्जेम्पशन दी गई है कि उनको रजिस्ट्रेशन ना भी लें तभी वो आगाम बिजनेस बढ़ा सकते हैं। कौन कौन से? एनी पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, एनी पर्सन engaged exclusively in the business of supplying goods or services or both that are not liable to tax or wholly exempt from tax under this act under the integrated tax order, means कोई भी ऐसा व्यक्ति जो exclusively in the business of supplying goods or services or both or not liable to tax और wholly exempt, जो सिर्फ exempted goods में डील कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स ही नहीं है। अगर वो टैक्सेबल में डील करेगा तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। एन एग्रीकल्चरिस्ट, सबको मालूम है हमारा देश एग्रीकल्चर प्रधान है, एग्रीकल्चर पे टैक्स भी नहीं है, खाओ पियो और मौज करो, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उनको भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत, अगर वो अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में बेचते हैं तो टैक्स फ्री है, तो उसको भी उनको टैक्स रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 25। क्योंकि मुझे स्लिप मिल चुकी है, मैं इसको जल्दी जल्दी थोड़ा खत्म करता हूं। सेक्शन 25 के अंदर थोड़ा सा प्रोसीजर समझाया गया है, लेकिन मैं पूरा आपको सेक्शन 25 नहीं बताऊंगा, जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। टाइम टू गेट रजिस्ट्रेशन, अभी मैंने आपको बताया कब लेना जरूरी है रजिस्ट्रेशन, जब आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से ऊपर हो जाती है इन द केस ऑफ गुड्स एंड 20 लाख इन द केस ऑफ सर्विसेज, और इन स्पेशल कैटेगरी आप आधा कर दो 20 लाख और 10 लाख कर दो, तो आपको रजिस्ट्रेशन कब लेने की जरूरत है? 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मैंने आपको पहले बता दिया, 5 दिन एडवांस में आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। फेलिंग टू गेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते और आपकी 40 लाख की टर्नओवर हो गई है तो आप क्या बन गए? टैक्सेबल पर्सन बन गए। रजिस्टर्ड पर्सन आप तब बनोगे जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। तो क्या है? इफ ही फेल्स टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24 जहां भी उसको एप्लीकेबल है, ही शैल आल्सो, या एक तो उसको क्या होगा, उसकी पूरी टर्नओवर के ऊपर टैक्स लगेगा विद इंटरेस्ट लगेगा। अंडर सेक्शन 122 सब क्लॉज 10 के अंदर उसको 10,000 रुपए या जितना उसने टैक्स चोरी किया है, मैं तो चोरी ही बोलूंगा अगर नहीं लेता, तो उसके जो भी ज्यादा है उसकी आपको पेनल्टी भी साथ के साथ आपको लगेगी। तो अपने अपने क्लाइंटों को आपको जरूर बताना है कि रजिस्ट्रेशन कराना कितना जरूरी है, क्योंकि वहां सिर्फ टैक्स दोगे, इनपुट भी लोगे, यहाँ क्या करोगे? टैक्स दोगे, इंटरेस्ट दोगे, पेनल्टी भी दोगे, और सबसे मेजर ड्रॉबैक आईटीसी नहीं मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 का क्या कहती है? प्रायर टू द अमेंडमेंट, एक अमेंडमेंट हुई थी 2018 के अंदर, 1 अप्रैल 2019 से। प्रायर टू द अमेंडमेंट द एक्ट अलाउड ए पर्सन टू गेट मल्टीपल रजिस्ट्रेशन
for multiple business vertical in a state while after the amendment, वो चेंज किया, वो क्या बताता हूँ कि इस अमेंडमेंट से पहले क्या था कि अगर मेरे दिल्ली के अंदर 4 बिजनेस चल रहे हैं, एक मेरा शोरूम है जूतों का, एक मेरा शोरूम है कपड़ों का, तो मैं अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकता था। अगर मेरा सपोज करो शोरूम है जूते की और 4 शोरूम है तो मेरे को एक ही रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती थी। 2018 के अमेंडमेंट एक्ट में ये लेके आए थे 1 अप्रैल 2019 से। अब आपको अगर 4 जगह आपका बिजनेस चल रहा है, 4 अलग अलग रजिस्ट्रेशन भी आप लेना चाहते हो तो आप चारों अलग अलग जगह के रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हो। ये आपके लिए एक बेनिफिट की बात है, कंप्लायंस आपके बढ़ जाएंगे, वो अलग बात है। सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। ए पर्सन जिसकी 40 लाख की टर्नओवर नहीं हुई और वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लेता है तो क्या है, आप टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन की कैटेगरी में आ गए और जो भी कॉन्सिक्वेंसेज, जो भी आपको रिटर्न्स फाइल करने, जो आपको कंप्लायंस एज ए रजिस्टर्ड पर्सन करने हैं, जो कंपलसरी था, अब भी आपको सारे के सारे आपको पूरा प्रॉपर टैक्स देना है, वही आईटीसी आपको मिल जाएगा, भले ही आपकी सेल टर्नओवर 40 लाख से नीचे है। क्योंकि एक बार आप रजिस्टर्ड पर्सन बन गए फिर आप उसको डिनाई नहीं कर सकते कि मैं टर्नओवर मेरी 40 लाख है, मैं टैक्स नहीं दूंगा। रजिस्टर्ड हो गए तो आपको हर चीज आपको करनी है। सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 क्या कहती है, कंसेप्ट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर आप पर्सन हु हैज obtained or is required to obtain more than one registration whether in one state or multiple states। मेरा दिल्ली में मैंने जैसे अभी आपको बताया कि 2 रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, या मेरा एक दिल्ली के अंदर रजिस्ट्रेशन है, एक मेरा गुड़गांव के अंदर रजिस्ट्रेशन है, और मैं गुड़गांव दिल्ली से गुड़गांव कुछ माल सप्लाई करता हूं तो मेरे लिए वो क्या हो गया, डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया। मुझे उसको वही टैक्स इनवॉइस काटनी है, वही टैक्स चार्ज करना है, और वहां पर मैं क्या करूंगा, आईटीसी क्लेम कर लूंगा। पहले जो वैट के टाइम होती थी स्टॉक ट्रांसफर की प्रोविजन होती थी, वो स्टॉक ट्रांसफर की प्रोविजन इसके अंदर नहीं है। अब ये तो सारा आपको मैंने रजिस्ट्रेशन के बारे में बता दिया। रजिस्ट्रेशन किसको जरूरी है, कौन कंपलसरी में आता है, किन कौन एग्जम्पशन है, जो मेन पॉइंट आए थे। अब छोटा सा वैसे टाइम नहीं है मेरे पास तो इनको मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ। अमेंडमेंट इन ये बता देता हूँ, अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन, किसी भी टाइप की आपको अमेंडमेंट करानी है आपको 15 दिन के अंदर वो अपनी अमेंडमेंट करा लेनी चाहिए। चाहे इवन आपने कोई पार्टनर के चेंज करना है, कोई एड्रेस चेंज करना है, किसी भी टाइप की आपको अमेंडमेंट करनी है तो आपको एक टाइम पीरियड दिया गया है, उस टाइम पीरियड के अंदर आप उसको अमेंडमेंट को करा लीजिए, अदरवाइज आपको हैवी पेनल्टीज पड़ जाती हैं। ये आपने एक चीज ध्यान रख लेना। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। दिस वाज ऑल अबाउट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं सीधा एसवी सर को बुलाऊंगा।